मैं दीपक जाकर फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी एट शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन हमने प्राथमिक व्यवसाय को 7 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया। सबसे पहले हमने पढ़ा संग्रहण, इसके बाद आखेट, उसके बाद पशुपालन, उसके बाद कृषि, लकड़ी काटना, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है खनन। क्या है? खनन। सबसे मुख्य बात, खनन कहते किसे? किसे कहते हैं खनन? है पृथ्वी के भूगर्भ से धातुओं, अयस्कों तथा अन्य उपयोगी पदार्थों को खोदकर बाहर निकालना क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। क्या कहलाता है? खनन। दूसरी बात, जिन स्थानों पर खनन का कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? खान कहते हैं। क्या कहते हैं? खान। और खान से किसका खनन किया जाता है? खनिजों का। किसका खनन किया जाता है? खनिजों का। और खनिज किसे कहते हैं? खनिज वे पदार्थ वे भौतिक व रासायनिक गुण धर्म वाले पदार्थ जो मानव के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं उसे क्या कहते हैं? खनिज। इन खनिजों को निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहते हैं? खनन। और जहां से खनन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? खान कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? संपूर्ण विश्व में खनन को प्रभावित करने वाले कारक और वो हैं 2 कारक हैं। एक है प्राकृतिक खनन को प्रभावित करती है, तो दूसरा है मानवीय। प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। अब ये तो है नहीं कि इस जगह पे खनिज है और उसका खनन कर लिया जाए, उसको भी ये कारक है निर्धारित करते हैं, प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक कारकों में जैसे खनिजों की स्थिति है, खनिजों की स्थिति, मात्रा, कोटि, प्रकार, संपन्नता, बाजारों की निकटता, ये कारक प्रभावित करते हैं। अभी नामों से आप समझ लो खनिजों की स्थिति। पहली बात कि कौन सी जगह पर खनिज हैं, किन अक्षांश देशांतरों के बीच खनिज स्थित है, कितनी मात्रा में है। खनिज का खनन करने से पहले खनन विदों द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कितनी मात्रा में वहां पर खनिज हैं। अगर पहले पता नहीं लगाया जाएगा उससे लागत कितनी होगी, उससे खर्चा कितना आएगा और उससे आय कितनी होगी, तो खनन क्या होता है? हानिकारक भी हो सकता है। खनन से लाभ की बजाय हानि हो सकती है। तो उसकी मात्रा का पता लगाया जाता है कि कितनी मात्रा में इस जगह पर खनिज है। कोटि, किस कोटि का खनिज है, कितने प्रकार के इस चट्टान में जैसे खनिज हैं। 3 प्रकार की चट्टानों पाए जाते हैं, आग्नेय, कायांतरित, अवसादी चट्टानों में। और किन चट्टानों में कौन कौन से प्रकार के खनिज हैं। उसके बाद संपन्नता कि जो ये क्षेत्र है जहां पर खनन कार्य किया जाएगा वो क्षेत्र संपन्न है या नहीं, खनिज से जो माल खोदकर निकाला जाएगा उसके लिए पर्याप्त बाजार है या नहीं। उसके बाद मानवीय कारक, ये तो जो प्राकृतिक कारक ये तो हर खनिज को प्रभावित करते हैं। उसके अलावा
अगर ये चीज है कि खनिजों की स्थिति भी अच्छी है, मात्रा भी है, अच्छी मात्रा में अच्छी कोटि का खनिज उपलब्ध है, तो क्या हर व्यक्ति जाकर खनन कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करते हैं? मानवीय कारक प्रभावित करते हैं। मानवीय कारकों में जैसे यातायात की सुविधा है, एक खनिज तो अच्छी मात्रा में है, लेकिन उसे खनन करने के लिए सबसे पहले किसकी सुविधा चाहिए? यातायात की सुविधा, परिवहन की सुविधा आवश्यक है। बिना परिवहन के खनिजों का खनन संभव नहीं है। उसके बाद पूंजी, यातायात में चलो बिना पूंजी के खनन संभव नहीं है। पूंजी के बाद श्रम, एक विशाल कुशल श्रमिक वर्ग की आवश्यकता होती है खनन करने के लिए, विशाल कुशल श्रमिक वर्ग की आवश्यकता होती है। उसके बाद उच्च तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, उच्च तकनीकी ज्ञान की। आज चाहे वह खनन कार्य हो चाहे औद्योगिक कार्य हो, उससे मुख्य कार्य है पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना, और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना और खनन कार्य करना, दोनों साथ में करना उच्च तकनीकी के बिना संभव नहीं है। तो ये थे प्रभावित करने वाले कारक, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। इसके बाद खनिजों की विशेषताएं देखते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। खनिजों की विशेषताएं, पहली विशेषता वितरण असमान होता है जी। वितरण क्या है? असमान। ये तो है कि संपूर्ण भूगर्भ में समान रूप से खनिज पाए जाते हैं। होता है कैसा? नहीं होता। भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं, वहां दरिया, बोकारो, रानीगंज जैसे क्षेत्रों में काफी मात्रा में खनिज आसानी से मिलते हैं, और अपने इस थार के मरुस्थल में न के बराबर खनिज मिलते हैं। तो क्या है? वितरण क्या है? असमान है। उसके बाद दूसरी जो विशेषता है वो है कि खनिज, अधिकांश खनिज हैं वो निश्चित व अनव्यकरणीय होते हैं। अनव्यकरणीय क्या होते हैं? निश्चित मात्रा में। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनका पर्याप्त मात्रा में भंडार है कि इनको कितना यूज मिलेगा, खत्म नहीं होंगे। अधिकांश खनिज क्या है? निश्चित है कि एक अगर इसी गति से इनका प्रयोग होता है तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। अनव्यकरणीय यानी कि अधिकांश खनिज ऐसे हैं जिनको एक बार काम में लेने के बाद पुनः काम में नहीं लिया जा सकता। दो प्रकार के होते हैं खनिज, एक तो नव्यकरणीय, एक अनव्यकरणीय। वे खनिज जिनको एक बार काम में लेने के बाद पुनः काम में लिया जा सकता है वो नव्यकरणीय होते हैं, लेकिन एक बार काम में लेने के बाद पुनः काम में नहीं लिया जा सकता वो क्या होते हैं? अनव्यकरणीय। और ये क्या है? अधिकांश खनिज क्या होते हैं? अनव्यकरणीय होते हैं। तीसरी विशेषता, लगातार खनन से, दिन प्रतिदिन लगातार खनन से खनन कार्य है वो खर्चीला व अनार्थिक होता जा रहा है। अनार्थिक होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन खननों से, खनन करने से क्या है? खनन कार्य खर्चीला होता जा रहा है, यानी कि खनन प्राप्त करते हैं उससे ज्यादा व्यय हो जाता है उस पर। और अनार्थिक, अब जब हमने आय के लिए खनन किया था और उससे ज्यादा व्यय हो गया तो वो क्या है? उसका कोई अर्थ नहीं। हो क्या है? अनार्थिक है। उसके बाद चौथी विशेषता है अधिकांश खनिज कहां छुपे रहते हैं? भूगर्भ में। कहां छुपे रहते हैं? भूगर्भ में, जिनको उत्खनन, पूंजी, श्रम, तकनीक यानी जो मानवीय कारक हैं वो प्रभावित करके वो निर्धारित करते हैं। उनके लिए उच्च प्राविधिकी की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, एक अच्छे श्रमिक वर्ग की आवश्यकता होती है। उसके बाद पांचवी विशेषता, कोई भी देश है वो आत्मनिर्भर नहीं है।
आत्मनिर्भर। क्या नहीं है? खनिजों की दृष्टि से कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है कि विश्व का ये देश तो है जहां पर सभी खनिज आसानी से उपलब्ध होते हैं। एक दूसरे देश से आयात निर्यात करना पड़ता है। कोई भी देश क्या है? आत्मनिर्भर नहीं है। और छठी विशेषता है वर्तमान में खनन का कार्य अधिकांशतः है विकासशील देशों में चलता है। कहां क्या रहता है? विकासशील देशों में। कहां पर चलता है? विकासशील देशों में। इसके बाद आप क्या कहते हैं? विशेषता के बाद खनिजों का वर्गीकरण। और खनिजों के वर्गीकरण को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों। खनिजों का वर्गीकरण जिन्हें मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, और तीसरा ईंधन खनिज। याद रह जाएंगे मतलब तीन नाम? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज। वे खनिज जिनसे हमें या जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, वे खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। वे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। वे खनिज जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है क्या कहते हैं? ईंधन खनिज। क्या कहते हैं? ईंधन। धात्विक खनिजों को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग। एक है लोह धात्विक, लोह धात्विक। दूसरा है एलोय धात्विक। कौन सा है? एलोय धात्विक। लोह धात्विक खनिज में होते हैं जिसमें लोहे का अंश रहता है। धातु भी है और किसका? लोहे का। ये क्या है? इसमें धातु तो है। एलोय धात्विक खनिज कौन से होते हैं जिसमें धातु तो है लेकिन क्या है? लोहा नहीं होता। जैसे लोहे धात्विक के अंदर कौन कौन रहते हैं? लोहा ही मान लो, लोहा, निकेल, निकल, मैंगनीज। क्या आता है? मैंगनीज। ठीक है? लोह धात्विक। एलोय धात्विक जैसे शीशा, जस्ता, तांबा, शीशा, जस्ता, तांबा। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ये क्या है? एलोय धात्विक। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिजों को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक नंबर पर आता है आपका इमारती, दूसरा है रासायनिक, रासायनिक खनिज, और तीसरे पे आता है रत्न। इमारती खनिजों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे बलुआ पत्थर एक नंबर पर है, बलुआ पत्थर। नंबर 2 चूना पत्थर। तीसरा ग्रेनाइट। चौथा संगमरमर। कौन सा है? संगमरमर। उसके बाद रासायनिक के अंतर्गत बात करें तो रासायनिक के अंतर्गत अभ्रक, नमक, जिप्सम। अभ्रक, नमक, जिप्सम। रत्न खनिज, रत्न अधातु खनिज के अंतर्गत बात करें तो आपका सोना, चांदी, प्लेटिनम। एक बात ध्यान में रखना, जो ये सोना और चांदी है ये आप विज्ञान के अंतर्गत जब पढ़ते हैं तो इसे किसमें पढ़ते हैं? धातु में। ये क्या है? आपके धातु। और अब भूगोल में से पढ़ते हैं तो ये क्या है? अधातु। ये रत्न के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद आता है आपका
ईंधन खनिज। कौन सा? ईंधन खनिज। ईंधन खनिज यानी जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और ऊर्जा की प्राप्ति किन से होती है? कौन से खनिजों से होती है? पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम। दूसरा प्राकृतिक गैस, तीसरा आपका कोयला है, लकड़ी। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ईंधन खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो ये था खनिजों का वर्गीकरण। एक बार पुनः देख लीजिए, खनिजों को मूल रूप से कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज। वे खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, धात्विक खनिज। वे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, अधात्विक खनिज। वे खनिज जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ईंधन खनिज। वे खनिज जिसमें लोह धातु का अंश पाया जाता है, लोह धात्विक खनिज। वे खनिज जिसमें लोह धातु का अंश नहीं पाया जाता है, अलोह धात्विक खनिज। उसके बाद अधात्विक को भी 3 भागों में, इमारती, रासायनिक, रत्न। इमारती में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर। रासायनिक में अभ्रक, नमक, जिप्सम। रत्न के अंदर सोना, चांदी, प्लेटिनम। और ईंधन के अंदर पेट्रोलियम, प्राकृतिक कोयला। ये था अपना खनिजों का वर्गीकरण। उसके बाद यहीं पर देख लेते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। खनिजों का वितरण देखते हैं। खनिजों का वितरण भूपटल पर 16 भूपटल यानी भूगर्भ में 1600 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। कितने? 1600 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। इनमें से 200 खनिज औद्योगिक कार्यों में अर्थतंत्र के रूप में कार्य करते हैं। एक औद्योगिक अर्थतंत्र के लिए कम से कम कितने? 80 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है। कितने? 80 प्रकार। कितने? इस राष्ट्र के औद्योगिक अर्थतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कम से कम कितने? 80 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है। हम बात करते हैं वितरण। तो वितरण इनका 3 प्रकार के चट्टानों में, एक आग्नेय, दूसरा कायांतरित, तीसरा अवसादी। आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन से खनिज पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आपके रत्न खनिज, जो अधात्विक के अंतर्गत है। जो रत्न खनिज है, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये किन खनिजों में पाए जाते हैं? आग्नेय में। आपके शीशा, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जो धात्विक खनिज हैं, ये किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं। इनके अलावा जो ये आपका अभ्रक है, ये भी किसके अंतर्गत पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत पाया जाता है। कायांतरित चट्टान में केवल आपके जो ये इमारती पत्थर हैं, तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, ये किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? कौन सी चट्टान के? कायांतरित चट्टान के अंतर्गत पाए जाते हैं। अवसादी के अंतर्गत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, इनके अलावा आपका नमक और पोटास। कौन सा? पोटास, नमक, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अवसादी चट्टानों के अंतर्गत ये खनिज पाए जाते हैं। तो ये था खनिजों का वितरण। उसके बाद एक बात मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, एक विशेषता भी पड़ी थी कि खनन कार्य है जो कहाँ किया जाता है? खनन कार्य, ये खनन कार्य किया जाता है आपके अधिकांश विकासशील देश में। कहाँ? अधिकांश विकासशील देश। एक किस चुनाता है जो आपके इस अध्याय के जो लास्ट 4 लाइनें हैं, आप सोचेंगे इनका कोई महत्व नहीं है। उनमें से एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व के विकसित देश, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, विश्व के विकसित देश खनन कार्य से पीछे हट रहे हैं,
जबकि विकासशील देश इसको महत्व क्यों दे रहे हैं? ये क्वेश्चन आया भी है एक बार कि विश्व के विकसित देश खनन कार्य से पीछे हट रहे हैं, जबकि विकासशील देश खनन कार्य में क्यों लगे हुए हैं या फिर क्यों महत्व दे रहे हैं? इसका कारण क्या है? खनन प्रक्रिया है वो वर्तमान में क्या है? खर्चीली। मुख्य चीज क्या है? खर्चीली है। इनमें आय से ज्यादा खनन पर व्यय हो जाता है। और विकसित देशों के लोग हैं वो प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर न रहते हुए तृतीय चतुर्थ पंचम व्यवसाय पर निर्भर है, तो वो खनन की ओर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करते। जबकि विकासशील देशों के बहुत बड़ी जनसंख्या का एक भाग बेरोजगार रहता है और उन्हें रोजगार देने के लिए अपने श्रमिक बल पर, आप कह सकते हैं कि विकासशील देश अपने श्रमिक बल पर उद्योगों को महत्व, इन खनिजों को महत्व देते हैं, खनन कार्य को महत्व देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन तो आपको घर से करना है, बोध के आधार पर। पूरा आपने खनन का चैप्टर पढ़ा और बोध के आधार पर यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपको किताब में कहीं ये नाम है केवल खनन का नाम मिलेगा, आगे जो मैं नाम दे रहा हूं वो नाम नहीं मिलेगा, लेकिन जो बातें हमने पढ़ी हैं उन्हीं में से एक क्वेश्चन मिलता है कि खनन को लुटेरा उद्योग क्यों कहा जाता है? खनन को लुटेरा उद्योग क्यों कहा जाता है? अब आप घर पर बिल्कुल खाली बैठे हो और खाली दिमाग शैतान का घर। अब इस प्रश्न का आंसर आपको स्वयं को खोजना है, और जब नहीं मिलेगा तो मैं हूं आपको बताने के लिए। यह था अपना खनन, और इस खनन के साथ ही अपना अध्याय 8 प्राथमिक व्यवसाय कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।